गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, कल हमने 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए 3rd चैप्टर फिनिश किया था फिजिक्स सब्जेक्ट के। आज हम फिजिक्स के लिए 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज विद्युत धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो देखिएगा, इससे पहले जो हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पहला चैप्टर था उसके अंदर हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आया उसके अंदर हमने गाउस का नियम, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। विभिन्न आकृतियों द्वारा या विभिन्न पदार्थों द्वारा जितना विद्युत क्षेत्र होता है उसके बारे में भी हमने बात की थी। इससे जो पहले वाला चैप्टर है 3rd चैप्टर, उसके अंदर हमने विद्युत विभव, विभवांतर, इनके बारे में पढ़ा था। तो देखिएगा, जो ये 4th चैप्टर है इसके अंदर हम मुख्य रूप से संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे और संधारित्र का जो उपयोग है परिपथ में, संधारित्र का क्या उपयोग होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिएगा बच्चों, संधारित्र यानी कैपेसिटर, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसका यूज चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी ये चार्ज स्टोर करता है, चार्ज भी बोल सकते हैं आप इसको, और इसको आप एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर किस यूज आता है? संधारित्र ऊर्जा को या आवेश को स्टोर यानी संरक्षित करने के काम आता है। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम एक दो छोटी छोटी बातें हैं, जो टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है, उसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, दैट इज विद्युत धारा के चालन के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा चालन करती है नहीं करती है, उनके आधार पर, उन प्रॉपर्टी के आधार पर हम पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ठीक है, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ बोलते हैं। क्लियर? यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों पर जो वायर होते हैं, कॉपर के या एल्युमिनियम के वायर होते हैं, उनके अंदर करंट फ्लो होता है। यानी जिन पदार्थों में से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा, पारा, नमक का विलयन, या कोई भी एसिड सॉल्यूशन हो गया, या बेसिस सॉल्यूशन हो गया, या साल्ट सॉल्यूशन हो गया, वो क्या कहलाते हैं? चालक होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ होता है? चांदी होता है। ठीक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिल्वर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत रोधी, या इसी को हम कुचालक बोलते हैं, या इन्हीं को हम परावैद्युत बोलते हैं। ठीक है, चालक और कुचालक ये दोनों अलग अलग हैं, और कुचालक को हम विद्युत रोधी और परावैद्युत भी बोलते हैं। तो कुचालक की जो प्रॉपर्टी हैं, जो गुण हैं, वो चालक की गुणधर्म से एकदम विपरीत होते हैं। यानी कैसे? कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कुचालक में विद्युत धारा का चालन नहीं होता, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर? जैसे कि कांच हो गया, रबड़ हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, ये सारे क्या है? विद्युत धारा के कुचालक पदार्थ हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त एवं बंद आवेश। मुक्त एवं बंद आवेश क्या होता है? बच्चों, आपको पता है कि जैसे कोई भी पदार्थ है, उसका जो परमाणु होता है, अगर आपने देखा होगा परमाणु के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस यानी एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक के अंदर 2 तरह के एटम पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। और परमाणु के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये K, L, M, N, इस तरह से जो कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं, इसलिए किसी भी विद्युत धारा के चालन में इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है। अब देखिएगा, यहाँ नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकते। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउट क्लास में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम 2n² से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, फिर 8, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले मुक्त और जो बाह्य आवेश है उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि जो पदार्थ चालक होते हैं, चालक मतलब मूल रूप से जो धातुएं होती हैं, धातुएं, उनके अंदर क्या होता है कि जो आउट मोस्ट क्लास है, बाहरी ऑर्बिट है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो नाभिक के साथ ही एक दुर्बल बल से जुड़े होते हैं, दुर्बल बल के द्वारा आकर्षित होते हैं। तो जैसे ही इनको थोड़ी एनर्जी मिलती है इन इलेक्ट्रॉनों को, ये यहाँ से जंप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। इसलिए जो धातुएं होती हैं उनकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो दुर्बल बल से बंधे होने के कारण आसानी से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, चालन शो करते हैं। लेकिन जो कुचालक होते हैं, अधातुएं होती हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ एक प्रबल बल से बंधे होते हैं। किससे? प्रबल, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं। प्रबल बल की वजह से होने से क्या होता है कि नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर नहीं जा पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, इसलिए वो कैसा हो जाता है, अचालक कहलाता है, क्योंकि वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता, चालकता शो नहीं करता। तो समझ गए कि इसी के अंदर यही समझाया गया है कि मुक्त और बाह्य आवेश क्या होते हैं कि किसी भी प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होते हैं और नाभिक से बंधे होते हैं, ठीक है। धातु में इलेक्ट्रॉन दुर्बल आकर्षण बल के से तथा कुचालकों में इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। यानी जो धातुएं होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन वीक फोर्स से, और जो अधातुएं यानी कुचालक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। अब बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। तो देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा गया एग्जाम में, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। देखिएगा, ये कुछ अलग तरह की कैटेगरी, ये ना तो चालक होते हैं, अगर हम इनकी बात करें, ये ना तो चालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं। तो ये एक अलग तरह की कैटेगरी है, और ना ही अर्धचालक होते हैं। एक सेमी कंडक्टर और है जो आपके बुक में आगे आएगा, एक नया चैप्टर है अर्धचालक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन तीनों में से ये किसी भी प्रकृति के नहीं होते, ना तो चालक की प्रकृति के होते हैं, ना कुचालक की प्रकृति के होते हैं, और ना ही अर्धचालक की प्रकृति के होते हैं। यानी इनकी जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग होती है। तो देखिएगा, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, यहाँ तक तो सही है, विद्युत धारा का चालन नहीं करते, यानी वो कुचालक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। इसका मीन्स क्या होगा, देखो कुचालक होता है वो विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत प्रभाव को नहीं दर्शाएगा। तो इसका मीन्स क्या होगा, ये कुचालकों से भी अलग हो गई। हाँ, विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एबोनाइट एक पदार्थ होता है कांच के जैसा, एबोनाइट की छड़ जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, मोम या कागज, ये सारे किसके उदाहरण हैं, परावैद्युत पदार्थ के, ठीक है। तो समझिए परावैद्युत क्या होते हैं, जो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए बच्चों, परावैद्युत पदार्थ है वो दो तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत और एक अध्रुवीय परावैद्युत, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक, देखिए नाम से पता लगा, पोलर यानी पोल, यानी कुछ परावैद्युत पदार्थ ऐसे होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, पोल का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप बात करें पोल,
पोल यानी जैसे मैग्नेट के चुंबक के पोल होते हैं ना, चुंबक के जो पोल होते हैं जिसको हम ध्रुव बोलते हैं हिंदी में, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं जिनके अंदर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों अलग अलग हों, ठीक है ना। यानी धनात्मक आवेश का बिंदु और ऋणात्मक आवेश का बिंदु दोनों अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करता हो, अलग अलग पॉइंट पर रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ HCl। बच्चों आपने केमिस्ट्री के अंदर HCl की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ये H और Cl यानी H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस आयन प्लस कुल प्लस आवेश यहाँ पे होता है और कुल माइनस आवेश यहाँ पर, यानी प्लस और माइनस आवेश अगर दोनों सेपरेट होते हैं यानी उनके बीच में कुछ दूरी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। तो सीधा याद रखिएगा कि ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, जिनके अंदर धनावेश और ऋणावेश अलग अलग बिंदुओं पर एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। यानी वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का जो केंद्र है या वितरण केंद्र है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। समझ में आ गया कि वे पदार्थ जिनके अणुओं का धनात्मक व ऋणात्मक आवेश अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिएगा जब धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग होंगे तो ये क्या बन गया, एक द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया, द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है, जिसके अंदर समान प्रकृति के आवेश, समान मैग्नीट्यूड के यानी समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो जब द्विध्रुव होते हैं तो इनका क्या होता है, ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, और जब द्विध्रुव होगा तो उनके पास क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखने आपको ध्रुवीय परावैद्युत के, कि एक तो क्या होता है उनके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश का केंद्र है वो सेपरेट होता है एक दूसरे से। दूसरा क्या याद रखना है कि ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। और तीसरा क्या याद रखना है, इनका खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे HCl हो गया, हमने H2 लिया तो ये H प्लस का हो गया और ये H प्लस और ये Cl माइनस, यानी इन दोनों का प्लस प्लस का H कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस Cl का H2O, तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गई। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक ध्रुवीय परावैद्युत हो गया। अब देखिएगा इसकी और कुछ है गुण प्रॉपर्टी है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा कि जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है। ठीक है ना, कि जब ध्रुवीय पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है तो तापीय ऊर्जा के कारण, ठीक है ना, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। यानी इनके जो ये आवेश हैं यानी ये कण हैं, ये तापीय ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। यानी कोई पर्टिकुलर दिशा में इनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा, क्योंकि माइनस से प्लस होती है तो सबका द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग दिशा में होता है। अलग अलग दिशा में होने से क्या होता है कि अगर हम कुल आघूर्ण निकालें वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। देखो प्रत्येक एटम का आघूर्ण होता है, लेकिन अगर पूरे पदार्थ का आघूर्ण निकालें वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, यानी यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं हम इस तरह से, तो क्या होता है कि जो ये कण है जो पहले अव्यवस्थित रूप से इधर उधर गति कर रहे थे, यानी उनका आघूर्ण एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं था, एक फिक्स दिशा में नहीं था, वो क्या हो जाएगा, एक फिक्स दिशा में अरेंज हो जाता है, खुद को सेट कर लेता है। इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनके पास कुल आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता, शून्य नहीं रहता। ठीक है ना, तो देखिएगा ध्रुवीय जो परावैद्युत है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
कुल आघूर्ण तो 0 होता है, लेकिन बाह्य विद्युत की उपस्थिति में कुल आघूर्ण शून्य नहीं होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट अध्रुवीय पदार्थ, यानी जो पोलर होते हैं और दूसरे नॉन पोलर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर क्या होते हैं, तो सीधा है, जिनका धनावेश व ऋणावेश एक ही बिंदु पर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कि वे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश व ऋणावेश वितरण एक ही बिंदु पर होता है। ध्रुवीय के अंदर तो क्या होता है, अलग अलग बिंदुओं पर होता है, लेकिन अध्रुवीय के अंदर क्या होता है, एक ही बिंदुओं पर होता है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे H2 है, इसके अंदर H+ और H+, माइनस तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर ऋणावेश और धनावेश एक ही बिंदु पर एग्जिस्ट करता है। CO2 हो गया, NO2 हो गया, ठीक है ना, ये सारे किसके। अब जैसे ये H है प्लस और ऑक्सीजन भी प्लस, कार्बन माइनस, तो इन दोनों का मूल बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ही आएगा, और यहीं पर कौन सा है, ऋणात्मक भी है। तो जिनका धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु वो एक ही पॉइंट पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। देखिएगा इसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं कि एक तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ठीक है ना, ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते। अब देखिए इनके बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनके पास कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, लेकिन अगर हम बाह्य क्षेत्र लगा देते हैं, अनुपस्थिति में तो नहीं होता है, लेकिन बाह्य क्षेत्र अगर हम लगा देते हैं इसके साथ, तो इनके पास क्या उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें ध्रुवण, ये भी अच्छा टॉपिक है। ध्रुवण क्या होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होना है, इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो वहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम ध्रुवण बोलते हैं। ठीक है ना, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। यानी इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। और इसको P से लिखते हैं, एक सदिश राशि है। जो ध्रुवण सदिश है बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के, यानी P प्रोपोर्शनल E, या P इक्वल टू क्या होगा, इसको बोलते हैं CHI, हिंदी में इसको काई बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो P प्रोपोर्शनल काई इंटू E, तो यहाँ पर जो काई है इसको क्या बोलते हैं हम, समानुपातिक नियतांक होता है, जो पदार्थ की प्रकृति को दर्शाता है। और ये एक विमाहीन राशि होती है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती। विमा नहीं होगी तो इसका कोई भी डायमेंशन भी नहीं होगा, सॉरी कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है, जिन राशियों की विमा नहीं होती इसका मतलब क्या होता है, उनकी यूनिट यानी इकाई भी नहीं होती। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप 4th चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, कल संडे है। आप जो 3rd चैप्टर हमने कराया है उसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना, और जो नहीं आते हैं वो आप ग्रुप के अंदर कमेंट कर देना, या उनकी फ़ोटो क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देना, जिससे कि आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और इनको नोट करते रहना। देखिएगा अभी सिलेबस के बारे में, हिंदी मीडियम के सिलेबस के बारे में अभी कोई भी सूचना नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं। तो अभी हम जो भी पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक हटेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, यानी उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अभी आप ये सोच के कि अभी सिलेबस चेंज होगा, हम पढ़ाई अभी क्यों करें, ऐसा नहीं है। आप लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।